हेलो एवरीवन, इस क्लास के अंदर हम पूरी की पूरी हिस्ट्री करेंगे। क्लास 10th की बच्चों को बहुत डर लगता है सर हिस्ट्री से। बेटा बहुत इजी कर दूंगा और बहुत कम समय में सारे के सारे टॉपिक कवर करवा करके वो क्वेश्चन भी दे दूंगा जो एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को, जहां हमारा पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, यानी कि जो देश के प्रति प्यार है, जो ज्योग्राफी के प्रति प्यार है, वो कैसे निकलेगा, कहां से बेटा? फ्रांस के रेवोल्यूशन से। फ्रांस के रेवोल्यूशन से आइडिया जो है इसको बढ़ाएगा कौन? नेपोलियन बढ़ाएगा। लेकिन नेपोलियन की जैसे डेथ होती है 1815 के अंदर वाटरलू के अंदर, तो उसके जो एंटी होते हैं वो फिर दोबारा से मोनार्की का ऑर्डर लेकर आएंगे, जिसको हम कहते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। ठीक है जी। लेकिन जब एक बार यहां पर डेमोक्रेसी का स्वाद लोगों को दे दिया गया था, तो दोबारा फिर से लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो लोगों ने पुराने ऑर्डर को क्या नहीं करा? एक्सेप्ट नहीं करा। तो यहाँ पे आपको लिबरल्स और रोमांटिसिज्म एक पूरा ऑर्डर चलेगा, जो लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रेवोल्यूशन करेंगे। तो रेवोल्यूशन के रिजल्ट में आपको 1815 से लेकर के 1860 तक एक लंबी एक रेवोल्यूशन की चेन दिखाई देगी। इस रेवोल्यूशन में बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, यूनिफिकेशन की मांग करेंगे, जिसमें ये तीन यूनिफिकेशन होते हैं। बेटा ये तीनों के तीनों, जो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जर्मन यूनिफिकेशन है, इटालियन यूनिफिकेशन है, ये रिजल्ट था इन रेवोल्यूशन का। बट यहाँ पर जो केस है ब्रिटेन का, ये पहले का ही केस था, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन में सवाल पूछता है कि जो ब्रिटेन का केस है वो इन तीनों से कैसे अलग है। समझ में आया? फिर एक आइडियोलॉजी है इंपीरियलिज्म, इसका मतलब है अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। तो इसका और नेशनलिज्म दोनों का क्या संबंध है और इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, इस पर सवाल आपके आते हैं। जैसा जैसा मैं समझाता चलूंगा वैसे वैसे आपको याद करते चलना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नेशनलिज्म क्या जो आइडिया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था, उसको कैसे प्रमोट किया गया। तो यहां पर जो लैंग्वेज है सवाल की वो ये है कि एक्सप्लेन द मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? एक्सप्लेन द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी among the people during French Revolution, या फिर the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। तो यहां पर ये लैंग्वेज एक जैसी है बेटा, ये लैंग्वेज एक जैसी है। तीसरी लैंग्वेज यहां पर ये बन रही है कि डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसलिए तो हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो आइडिया है नेशनलिज्म का, ये जो आइडिया था ये हमको किसने दिया? फ्रांस के लोगों ने दिया। यानी कि फ्रांस में हुए रेवोल्यूशन के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने दिया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि उन लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए थे जिससे फ्रांस के लोगों को ये एहसास हुआ कि हमको एक नेशन में रहना है। तो कौन कौन से कदम उठाए थे बेटा? पहला कदम यह था कि उन्होंने फादरलैंड, जिसको लै पैट्री कहते हैं, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट उजागर किया। लोगों को ये एहसास दिलाया कि हम इस जमीन के लोग हैं, हम इस मिट्टी के लोग हैं, ये हमारा एरिया है। तो इसे हम कहते हैं ला पैट्रे। और फिर ये बोला कि आप इस देश के सिटीजन हो, आपको इस देश की सिटीजनशिप जो है वो आपकी रहेगी, क्योंकि ये देश हमारा है, ये हमारे दादा परदादाओं का देश है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो याद रखना कि ला पैट्रे ले सिटोयन। दूसरा, उन्होंने राजा के जो फ्लैग था उसको हटा दिया। राजा के फ्लैग को हटा करके उन्होंने एक ट्राई कलर का फ्लैग फ्रांस के अंदर दिया, जिसका मतलब था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटरनिटी, यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ट्राई कलर यहाँ पे इन्होंने क्या करे? चूज करे। अगला था बेटा, जो इनकी पहले नेशनल असेंबली हुआ करती थी, जो राजा की जो थी, ठीक है जी, जो राजा की स्टेट जनरल हुआ करती थी, ये लोगों के द्वारा, एक्टिव लोगों के द्वारा बनाई गई बॉडी थी। एक्टिव का मतलब जो टैक्स पे करते थे, इसको हटा दिया गया और इसको रिनेम कर दिया गया कि ये असेंबली किसकी है? अब सभी लोगों की है। अब ये जो टैक्स पे करता है, जो नहीं भी करता, ये सभी की है नेशनल असेंबली। समझ में आया? अगला था कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जैसे मैं अगर राष्ट्रगान चल रहा होता तो हम एकदम से क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या जाग जाता है? नेशनलिज्म की भावना जाग जाती है। इन लोगों ने क्या करा? नए हिम्स कंपोज करे, नए गाने, नेशनल सॉन्ग की तरह नए गानों को प्रमोशन दिया और लोगों को फैलाया। लोगों के अंदर क्या हुआ? भावना जगाई, किसकी? देश के प्रति प्यार की। इसे हम कहते हैं कि न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड जो उनके शहीद हुआ करते थे उनको एक सम्मान के साथ क्या किया जाता था? दफनाया जाता था और उनको बहुत अच्छे से मतलब स्मृति के रूप में उनकी निशानियां रखी जाती थी। ये सारी चीजें थी। अगला था बेटा पूरी कंट्री का एक जैसा लॉ।
पूरी कंट्री का एक जैसा लॉ। जब पूरी कंट्री में, जब पूरे ज्योग्राफी में एक जैसा लॉ चलेगा, जब पूरी ज्योग्राफी में एक जैसे लॉ आपको दिखाई देंगे, तो सबको लगेगा कि सब तो एक जैसा ही है, हम सब एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यूनिफॉर्म लॉ को क्या करा बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया। अगला था जो एक लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, इसको पूरी की पूरी देश की लैंग्वेज बनाई गई, इसको बोला जाता था और सारे के सारे ऑफिशियल काम इसमें लिखे जाते थे। और ये फ्रांस की क्या बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, और ये पेरिस में कॉमन हो गई। पेरिस का मतलब हुआ कि उनकी जो राजधानी थी, उनकी जो कैपिटल थी, उसमें ये क्या हो गई बेटा, कॉमन हो गई, यानी कि उनकी पार्लियामेंट में इसका यूज करा जाने लगा। समझ में आया? क्या आप इस चीज को लिख पाएंगे अच्छे तरीके से? समझ में आया बच्चों? इस चीज के बाद, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके बाद आता है नेपोलियन का कोड, क्योंकि इसके बाद आता है आपका क्या, नेपोलियन का रूल। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रशियन ग्लोरियस या फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद ये जो नेशनलिज्म आया, इसके बाद फ्रांस के अंदर किसका रूल आता है बेटा, आपका आता है नेपोलियन का रूल। ठीक है जी, तो आता है किसका रूल, नेपोलियन का रूल। जो नेपोलियन होता है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, सिंप्लीफाइड करता है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करता है, और एक कोड लेकर आता है जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। क्या लेकर आता है बच्चों, एक कोड लेकर आता है 1804 के अंदर, जिसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इस कोड में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो डेमोक्रेसी को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। इस कोड में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं। लेकिन 1815 में, 1815 में जब नेपोलियन हारता है वाटरलू में, जब नेपोलियन हारता है कहां बेटा, वाटरलू में, ठीक है। जब नेपोलियन हारता है वाटरलू में, तो उसके जो एंटी होते हैं वो इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। कहा करते हैं, 1815 में जो ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको हम वियना कांग्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी थोड़ी बहुत, इसको वियना कांग्रेस में क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। और रिवर्स करने के बाद कौन सा ऑर्डर लेके आ जाता है, दोबारा वही ऑटोक्रेटिक ऑर्डर लेकर आया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जो 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसको होस्ट करने वाले राजा का नाम था ड्यूक मैटरनिक। क्या था बेटा, ड्यूक मैटरनिक, याद रखिएगा, ड्यूक मैटरनिक। ठीक है जी, इसको ये आभास था कि सारी की सारी चीजें जो उलटफेर है वो कौन करता है, फ्रांस करता है। इसलिए ड्यूक मैटरनिक ये कहता है कि जब फ्रांस जो है छींकता है, स्नीज करता है, तो सारा का सारा यूरोप क्या पकड़ लेता है, कोल्ड पकड़ लेता है, यानी कि पूरे के पूरे फ्रांस को क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। समझ में आई ये पूरी कहानी? डन है क्या? ये पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। ठीक है जी, तो ये नेपोलियनिक कोड याद रखिएगा। नेपोलियन कोड में क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना। नेपोलियन कोड जो है 1804 के अंदर आता है, इसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी कंट्री में स्प्रेड किया गया। इसमें था कि सारे के सारे प्रिविलेज बेस्ड अधिकार जो थे, जो बर्थ पर बेस्ड थे, है ना, जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये चीज उसने क्या कर दी, खत्म कर दी। ये चीज उसने क्या कर दी, खत्म कर दी। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश करा और सभी के प्रॉपर्टी राइट को एस्टेब्लिश किया। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जमींदार, उसके पास बहुत सारी जमीन होती है और उसमें अपने छोटे छोटे किसानों से क्या करवाता है, काम करवाता है। और ये किसान जो है ये एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। समझ में आया? ये होता है फ्यूडल सिस्टम। इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब किसानों को उसने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। किससे फ्री करा है, जो इसके कर्जे थे, कर्जे से फ्री करा है, प्लस उनको उनकी लैंड दी गई वापस। इसे ही हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। डन है बच्चों, समझ में आया? और उसने क्या कर दिया, सर्वडम से, इसी को सर्वडम सिस्टम कहा जाता है, और मेनोरियल ड्यू से उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। प्लस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उसने सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म करी।
जितनी भी पाबंदी लगाई गई थी ट्रेड को, देखो ट्रेड तभी चल पाएगा जब उस पर पाबंदियां नहीं होंगी, ठीक है जी। अगर व्यापारी के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी तो वो सारा का सारा काम नहीं आगे बढ़ा पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद जो वेट एंड मेजर्स हैं उसको इक्वल रखा गया पूरी कंट्री के अंदर। मैं आपसे बोलूं कि एक देश ऐसा है जहां पे 1 किलो में आलू 4 उड़ते हैं सेम साइज के, और एक देश ऐसा है जहां पे 1 किलो में 2 आलू होते हैं, तो दोनों अलग अलग वेट एंड मेजर्स हो गए। सब जगह पर अगर एक दाम में एक रेट से प्लस एक वेट में बराबर चीजें मिल रही है, इसको हम कहते हैं इक्वल वेट एंड मेजर्स, यानी कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स। समझ में आया? क्या ये थोड़ी बहुत आपको डेमोक्रेसी की झलक दिख रही है? क्या आपको डेमोक्रेसी की झलक दिख रही है? हाँ, डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी आपको दिखाई देती है। समझ में आता है कि नहीं आता है बच्चों? समझ में आता है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेपोलियन कोड 1804 में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं थी? कौन सी चीज इंक्लूड नहीं थी? अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, बिल्कुल था ये तो। राइट टू प्रॉपर्टी था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ नहीं थी, इसको तो खत्म किया था, है ना। ही डिड अवे विद दिस, है ना। ही डिड अवे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है जी बेटा। अब यहां पर मैं एक सवाल लिख दूं क्या? सवाल ये लिख देता हूं, एक्सप्लेन नेपोलियनिक सिविल कोड, ऑफ 18, 3 मार्क्स में। डन है बेटा। एक्सप्लेन नेपोलियनिक सिविल कोड 3 मार्क्स में। डन है बच्चों। तो एक्सप्लेन नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 3 मार्क्स में अगर आए तो ये 4 पॉइंट, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, राइट टू प्रॉपर्टी, डिड अवे विद प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कर लेंगे, सिंपल सी बात है क्या। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन यूरोप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। हाँ, वही बात मैं आपको बताई। अब बहुत ध्यान समझना। अब ये आपके 2 सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए, एक सवाल ये और दूसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, कंजर्वेटिव रिजाइम 1815 में ऑटोक्रेटिक था, उसको एक्सप्लेन करना है जो चीजें हुई। अगला सवाल ये कह रहा है कि जैसे नेपोलियन की डिफीट होती है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसकी स्प्रिट कैसी थी? कंजर्वेटिज्म। दोनों सवाल हैं और दोनों ही सवाल आपको 2 मार्कर 3 मार्क्स में दिखेंगे बेटा। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये सवाल आपको दिखेंगे। ठीक है जी। क्या क्या लिखोगे? जो सोसाइटी चाहते थे वो ट्रेडिशनल बेस चाहते थे, क्रिटिसिज्म नहीं चाहते थे, उन्होंने क्या करा? सेंसरशिप लगा दिया न्यूज़पेपर पे, क्योंकि अपना क्रिटिसिज्म नहीं चाहते थे। वो अपना क्रिटिसिज्म नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार लोगों को डेमोक्रेसी दिखी, तो जब दोबारा ही सरकार आई तो लोग बोलेंगे कि ये लोग दोबारा आए अच्छे नहीं है, न्यूज़पेपर में चीजें छपेगी। इस चीज को बंद करा तो इसको क्या कहते हैं हम? इम्पोज सेंसरशिप। मतलब क्या हुआ? जितनी भी चीज न्यूज़पेपर में जाएगी वो सरकार से पूछ के जाएंगी। समझ में आता है कि नहीं? इसे हम कहते हैं क्या? सेंसरशिप। समझ में आया? डन है क्या? चारों के चारों पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं क्या बेटा? चलो आगे बढ़ता हूं। तो डिस्क्राइब द डिसीजन टेकन इन ट्रीटी ऑफ वियना। अब यहां पर क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू भी बहुत सारे कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी। ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन सी चीजें हुई? तो यहां पर एक सवाल ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है जी। तो पहला प्रोविजन ये था कि 1815 में इन्होंने क्या करा? नेपोलियन ने जो जो चीजें करी थी उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस से हटाया था, इन्होंने दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को बैठा दिया। समझ में आया? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के टाइम पीरियड में फ्रांस ने जो जो टेरिटरी जीती थी वो सब उससे छीन ली गई। डन है क्या? उसके बाद फ्रांस आगे दोबारा से कभी आगे अपनी एक्सपेंशन ना करे। सुनो, ये बहुत अच्छा काम था। दोबारा से फ्रांस कभी पावरफुल ना हो जाए, इसीलिए उसकी बाउंड्री को रेगुलेट कर दिया गया, यानी कि उसकी बाउंड्री को बांध दिया गया। क्या क्या करा? बहुत ध्यान समझना। इसके नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप कर दिया। बहुत ध्यान समझना। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को सेटअप कर दिया कहां पर? नॉर्थ में। डन है। जेनुआ वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ। तो साउथ में किसको ऐड कर दिया? जेनुआ को। ठीक है जी। मतलब अगर फ्रांस की अब मैप को देखोगे तो ऊपर की तरफ नीदरलैंड और साउथ में आपका क्या हो गया? जेनुआ हो गया। ठीक है जी। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। जो प्रशिया का वेस्ट वाला साइड है उसको फ्रांस की थोड़ी बहुत क्या दे दी गई? रीजन दे दिया गया। समझ में आया? और नॉर्दर्न इटली का जो एरिया था वो ऑस्ट्रिया को दिया गया। ये चीज याद रखना। नॉर्दर्न इटली किसको दिया जा रहा है? ऑस्ट्रिया को।
आगे चल करके जब इटालियन मैं आपको यूनिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले वहां पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हटाया जाएगा। वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कहां से जा रहा है? इटली के पास, यहां से जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? डन है क्या? ये चीज याद रखा करो बेटा। तो ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया? आपका नॉर्दर्न इटली का हिस्सा दे दिया गया जीतने के बाद। रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का हिस्सा रशिया को दिया गया। और प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी वाला क्षेत्र प्रशिया को दे दिया गया। लेकिन याद रखना जो पावरफुल किंगडम था जर्मनी में, जर्मनी का जो पावरफुल किंगडम था ना प्रशिया वाला क्षेत्र, वो उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और वो प्रशियन राजा को दे दिया जाएगा 39 स्टेट का किंगडम बना करके। आगे चल करके ये 39 स्टेट का जो किंगडम है ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि आसपास के क्षेत्र को जीतेगा। बहुत ध्यान समझना, फ्रांस जो आपका ये रेवोल्यूशन हुआ है इसमें जर्मन कन्फेडरेशन को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। अब आगे चल करके ये जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट यूनाइट होगा, अपने सारे एरिया को कैप्चर करेगा, यूनाइट होकर के फिर फ्रांस में आकर के भी फ्रांस के एरिया को हराएगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम कहते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। समझ में आया? इटालियन जर्मन समझ में आ रहा है? जो आगे पढ़ना है हमको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा आपको। डन है? डन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो वो जो चीजें मैं आपको बता रहा था मैप में देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से बेटा। देखो ध्यान से, ये फ्रांस है तो इसके नॉर्थ में क्या लगा दिया? नीदरलैंड लगा दिया, यहाँ जेनोवा लगा दिया जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर ऑस्ट्रियन एम्पायर आपको सेटअप करा जा रहा है ना। ये देखो ये वाला इटली वाला हिस्सा, ये देखो ये आपको इटली का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ये इटली का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। डन है बेटा? डन है ना? तो ये सारी चीजें मैप देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पोलैंड वगैरह देखो रशियन एम्पायर में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? वियना में कौन सी चीज नहीं हुई थी? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, सही बात है, ये तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर आया था, ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, रशिया वाज गिवन द जर्मन कॉन्फेडरेशन, नहीं भैया ये भी सही है। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था आपका, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन बिल्कुल इसको टच ही नहीं किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये इंक्लूड नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप तीनों प्रोविजन याद रख लेंगे, ये तीनों के तीनों प्रोविजन आप याद रख लेंगे। ठीक है, डन है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। When France sneeze, the rest of Europe catches cold, किसने बोला था? ये मैटरनिक ने बोला था। ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूं। अब देखो बेटा, अब आगे बढ़ोगे तो आपको ये फेज दिखाई देगा कि 1830 के टाइम पीरियड में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। उस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे गांव के लोग शहर की तरफ भागना स्टार्ट कर गए। अब जब ये लोग लड़ रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जब नहीं हो रहा है तो इंग्लैंड प्रोडक्शन करके इनको भेज रहा है, तो यहां पर इंग्लैंड का कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद फ्यूडलिज्म, मैंने बोला था ना कि फ्यूडलिज्म कर्जा काम करवाता रहेगा और टैक्स लगाता रहेगा। टैक्स का मतलब क्या हुआ कि ड्यूज बहुत सारे दे देता है, मतलब पैसे बहुत सारे दे देता है, तो ये ड्यूज मतलब टैक्स लगाता है ना किसानों के ऊपर भी, तो ये जो बर्डन है फ्यूडलिज्म के ऊपर ये बढ़ता गया। और एज अ रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि 1848 में ये सारी चीजें होने के बाद जब इकोनॉमिक हार्डशिप दिखाई देगी तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि 1848 में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? चेन ऑफ रेवोल्यूशन। अब एक बार क्लास खत्म होने के बाद इस स्लाइड को बहुत अच्छे से रीड करना, एक बार याद कर लोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। सवाल यह है कि 1830 का जो ईयर था इसमें ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई यूरोप के अंदर, एक्सप्लेन करना है। और ये सवाल अमूमन आपको कितने नंबर में दिखता है बच्चों? 5 मार्क्स में दिखता है। बहुत अच्छे तरीके से ये आपने करके जाना है। डन है बेटा? डन है बेटा? डन है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो अब अगला रुक जाओ, इसे भी करते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। हाँ ये था। अब वो जो फेज है ना 1815 के बाद वाला, उस फेज में आपको लिबरल दिखेंगे। लिबरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्री। लिबरल का मतलब होता है फ्री, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। फॉर द मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल,
एंड द इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ। सुनो, जो लिबरल शब्द है ना, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं हर किसी के लिए। एक किसान के लिए फ्रीडम अलग चीज होगी, किसान के लिए फ्रीडम का मतलब है कि उसके ऊपर कोई फ्यूडल लॉर्ड ना हो। एक बिजनेसमैन के लिए फ्यूडल शब्द का मतलब होगा कि उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स ना लगाए। एक महिला के लिए फ्रीडम का मतलब यह होगा कि उसको बिना डिस्क्रिमिनेशन के ट्रीट किया जाए। जैसे हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति के लिए अलग होता है, तो लिबरल शब्द भी हर व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है जी। लिबरलिज्म विच गेन मोमेंटम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एम टू अबॉलिश ऑटोक्रेसी एंड स्पेशल प्रिविलेज हेल्ड बाय द क्लर्जी। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। देखो, ये सोसाइटी, ये आप रिलीजन एस्पेक्ट में ही देखोगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या देखोगे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो किसके साथ हो, कंसेंट यानी कि सहमति के साथ हो। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सहमति के साथ बनी हुई होनी चाहिए। डन है क्या? सहमति समझ में आता है ना, कि मिलजुल के काम करे, लोगों से उसका डिस्कशन हो। मोनार्की में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिकली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगाए। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहां पर लिबरलिज्म के आपको डिफरेंट क्या दिखाई दे रहे हैं, स्फेयर दिखाई दे रहे हैं। तो डिफरेंट व्यक्तियों के लिए, डिफरेंट पीपल के लिए लिबरलिज्म जो है, डिफरेंट पीपल्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए लिबरलिज्म जो है वो डिफरेंट है। अगर ये भी एक सवाल आता है तो आप इसको लिख कर आएंगे बेटा। डन है क्या? ये सारी चीजें क्लियर है? लिबरलिज्म फ्री, हर एक व्यक्ति के लिए लिबर्टी शब्द का मतलब क्या होता है, अलग होता है। चलिए, अब इफेक्ट क्या थे उन क्रांतियों के, जो 1848 में ये जो क्रांतियां हुई, इसके अलग अलग लोगों पर अलग अलग आपके क्या है, इफेक्ट दिखाई देंगे। कुछ लोगों ने बोला कि नई कंट्री बना दो, कुछ लोगों ने बोला कि कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, कुछ लोगों ने बोला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और सारी मतलब जो हमारी बाउंड्रीज है उसको मार्क कर दिया जाए। ठीक है जी। मिडिल क्लास ने क्या बोला? मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इंडिविजुअल लेड अ रेवोल्यूशन दैट इवेंट इन फ्रांस इन फरवरी 1848 रिजल्टेड इन द रिपब्लिक विद यूनिवर्सल मेल सफरेज आफ्टर द मोनार्क्स एब्डिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मिडिल क्लास ने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो इक्वल से ट्रीट करे सभी लोगों को, सब लोगों को मतलब सब लोगों को वोटिंग राइट होनी चाहिए। जितनी वुमेन है उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। जो वोटिंग राइट थे वो इससे पहले एक्टिव सिटीजन के पास हुआ करते थे। तो मिडिल क्लास ने बोला ये चीज अलग है। तो देखो, इफेक्ट में सीधा सीधा आपको लिखना है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ द पुअर क्लास। अब पुअर और वर्किंग क्लास रिवोल्ट कर रही है कि उससे ज्यादा घंटे काम करवाया जाता है, उनके ऊपर टैक्सेशन बहुत लगाए जाते हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट इफेक्ट आपको लिख के देने हैं। समझ में आया? और कुछ ने बोला कि कुछ रिफॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो इकोनॉमिकल। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलो अब समझते। अच्छा, कुछ चीजें रहेगी ना पीछे, कुछ चीजें रहेगी बेटा, कुछ चीजें रहेगी बेटा। ये रही, हाँ, ये वो दौर था 1815 से लेकर के 1848 तक और आगे 1860 तक। ये जो दौर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये दौर आपको रेवोल्यूशंस का दिखाई दे रहा है। रेवोल्यूशंस का मतलब लोगों को यहाँ पर क्रांति में जोड़ना है। अब क्रांति में जोड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्रांति में जोड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब लोगों को क्या करा जाना है? इमोशनल करा जाना है। किसके प्रति? अपनी कंट्री के प्रति। लोगों को किसके प्रति इमोशनल करना है? अपनी कंट्री के प्रति। अब यहां देखो, ये गाना सुना रहा है, उसको इमोशनल कर रहा है, अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लोगों को अपने देश के प्रति क्या दिलवाया जाएगा? प्यार दिलवाया जाएगा। इस फेज को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। इस फेज को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। और रोमांटिसिज्म एज अ कल्चर इमर्ज हुआ कहां पर बच्चों? यूरोप के अंदर। आइए समझते हैं। रोमांटिसिज्म रेफर टू द यूरोपियन कल्चर मूवमेंट दैट सॉट टू, जो चाहता था, that sought to develop a particular form of nationalist sentiment, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों के अंदर जगाना चाहता था। ये किसके थ्रू होता था? द मूवमेंट emphasized emotion, individualism, nature and imagination, reacting against enlightenment rationalism prevalent from the late 18th to 19th century। लोगों को गानों के जरिए, लोगों को मूवीज के जरिए, लोगों को सॉन्ग्स के जरिए, लोगों को पोइट्री के जरिए
कहां जोड़ा जाएगा? नेशनल मूवमेंट में जोड़ा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डन है बच्चों। तो ये फेज किसका है? रोमांटिसिज्म का है। समझ में आया बच्चों? डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इस फेज में जो सबसे पहली लड़ाई होती है, इस फेज में सबसे पहली लड़ाई जो होगी वो होगी ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ध्यान से समझाता हूं, बहुत ध्यान समझाता हूं, ठीक है? अब समझना मेरी बात ध्यान से। ये रहा मैप, ये रहा बच्चों मैप, ये रहा मैप। सुनो, 7वीं सदी में मतलब 7th सेंचुरी में जब इस्लाम ओरिजिन हुआ अरब कॉन्टिनेंट में, अरब कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहां से जब इस्लाम निकला तो इस्लाम 2 डायरेक्शन में निकला। एक यहां से गया ईस्ट की साइड और एक गया अपनी नॉर्थ की साइड। ईस्ट की साइड भारत वाले क्षेत्र में और इधर बढ़ा। इधर जब बढ़ा तो इसको ये वाला एरिया कैप्चर करा, तो यहां पर जो एम्पायर बना मुस्लिम एम्पायर, उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से इस्लाम कहां एंटर करने की कोशिश कर रहा है? यूरोप में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र उन्होंने कैप्चर करा है, ये वाला, ये वाला, ये किसके अंदर आता था? ये ग्रीस के अंदर आता था, है ना? ये ग्रीस है, इसको हम ग्रीक एम्पायर भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा ग्रीस के कल्चर, ग्रीक कल्चर सुना होगा आप लोगों ने, एथेंस वगैरह का नाम सुना, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं। ये पुराना यूरोपियन कल्चर है। अब ये किसके अंडर में आ गया? ऑटोमन एम्पायर के, यानी कि मुस्लिम एम्पायर के अंडर में आ गया। और जब ये मुस्लिम एम्पायर के अंडर में आ गया तो यहां के लोग जब दुनिया से कनेक्ट हुए, सुनो, आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, बनते रह रहे हो, बनते रह रहे हो, बनते रह रहे हो, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको बता रहा है कि आप बेवकूफ बन रहे थे। 2 दिन बता रहा, 3 दिन बता रहा, 4 दिन, एक दिन आपको एहसास हुआ सच में बेवकूफ बन रहे थे। तो ये चीज जब आभास हुई ग्रीस के लोगों को, है ना, कहां से पता लगी? इन यूरोप के अदर जगह से। कैसे पता लगी? जब यहाँ के लोग यहाँ जाते, यहाँ के लोग यहाँ जाते, यहाँ के लोग यहाँ जाते, क्योंकि ओवरऑल हम जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, उस समय भी जुड़ रहे थे। तो जैसे यहाँ के लोग वहां जाते तो इनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ तो अलग दुनिया चल रही है, यहाँ अलग चल रही है। तो इन्होंने स्टार्ट करा अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1821 के अंदर ये अपना इंडिपेंडेंस का वॉर स्टार्ट करते हैं। डन है बेटा। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया? मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के अंदर। धीमे धीमे आगे चल के देखोगे कि 1821 में जो स्टार्ट हुई कहानी है, 1832 के अंदर ये यहां पर एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, प्लेस का नाम है। यहां पर ट्रीटी होती है और यहां पर ग्रीस को एक अलग इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम गुलाम हुए थे वैसे ग्रीस भी गुलाम हुआ था। कहानी क्लियर है? पूरी पूरी की पूरी समझ में आया? 1821 से 1832। डन है बच्चों? डन है? बोलो बोलो। देखो पढ़ता हूं। हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप, एलिट क्लास अक्रॉस यूरोप। ठीक है, तो ग्रीस क्या है? ग्रीस जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15वीं सेंचुरी से, लेकिन उसने अपनी इंडिपेंडेंस स्टार्ट करी 1821 में। अब इनको कैसे पता लगा? जो ग्रीस के लोग बाहर अदर साइड रहते थे उन्होंने इनके अंदर भावना जताई। ठीक है, इनको सिंपैथी मिली इन लोगों से, और सिंपैथी मिली तो इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के आगे खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। डन है बेटा? डन है। अब इस और पूरे मामले में आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, लॉर्ड बायरन। इन्होंने फंड जुटाए और इस वॉर में इनका हिस्सा, मतलब इन वॉर में इनका क्या करा? सपोर्ट किया। डन है क्या? अब ग्रीस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस थी? ग्रीस जो था ये माना जाता था यूरोप के अंदर, आप ये कह सकते हो कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है उसका पालना माना जाता है। जैसे बच्चे को पालने में बचपन में झुलाया जाता है ना, पूरा उसको, मतलब उसकी स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। तो यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी ये ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। समझ में आया? तो यहां पर लिखा है, तो जो ग्रीस था इसको कंसिडर किया जाता था क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इन यूरोप। और ये गानों के जरिए, पोइट्री के जरिए लोगों को समझाया गया। आखिर में जाकर के आपको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दिखती है 1832 में। यहां पर ग्रीस को इसकी इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। एज सच एज सिंपल। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है बच्चों? एनेक्स का मतलब होता है कैप्चर कर लेना बेटा। डन है क्या? डन है? ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलो। डन है ना? जहां समझ लगा, समझ में आ गया? इजी था, पक्की बात बच्चों? चलो ठीक है जी, आइए इस पे करते हैं एमसीक्यू। देखो बेटा, आपको पता है नेपोलियन सिविल कोड 1804 में आया। सबसे पहले 4 होना चाहिए। सबसे पहले 4 का मतलब, ये ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, ये और ये हो गया। अच्छा, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट 1912 में होगा।
आगे पढ़ेंगे। 1804 के बाद मुझे 1832 दिख रहा है, यानी कि 4 के बाद फर्स्ट होगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये जो डेट दी है बेटा लिख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ले बेटा, इसको पढ़ ले बेटा। डन है क्या, समझ में आ रहा है? ये देखो 1797 नेपोलियन इन्वेड इटली, 1814 से 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट, 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, 1848 रेवोल्यूशन की चेन थी पूरी, 1859 से 1817 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और 1866 से 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1905 स्लाव नेशनलिज्म, हैब्सबर्ग ऑटोमन एम्पायर का, ये सारी चीजें, ये पूरा पढ़ के जाना, अच्छा देख के जाना इसको एक बार। डन है बेटा, डन है क्या, बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला प्रोसेस जो कि जर्मन यूनिफिकेशन का है। जर्मन यूनिफिकेशन में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला तो थोड़े से इसके नाम, ठीक है, जैसे यहाँ के राजा का जो नाम था याद रखना, प्रशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट, पहली बात तो याद रखो कि केसर विलियम फर्स्ट, जर्मनी से इसका रिलेशन है। उसके बाद दूसरा नाम याद रखोगे यहाँ पर इन चचा का नाम क्या बेटा, बिस्मार्क का। अब पूरी कहानी बताता हूं, अगर याद ना हो जाए ना मुझसे कहना कि सर याद नहीं हुआ, ठीक है। पहली चीज ये याद रखना, ये स्टार्ट कब से हुआ रहा है, 1848 में ये स्टार्ट हो रहा है और 1871 में ये खत्म हो रहा है। पूरी कहानी इस मैप के जरिए बता दूंगा, याद हो जाएगा यहीं पे। बहुत ध्यान समझना, ईयरफोन लगे हैं तो बहुत ध्यान समझना बेटा, इतना ध्यान समझना कि एक बार में आज का कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनो, ये जो प्रशिया दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 एम्पायर हुआ करते थे। एक प्रशिया, मतलब पूरे यूरोप में 2 इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, एक प्रशिया एक ऑस्ट्रियन, ठीक है। लेकिन इन दोनों में पहले ऑस्ट्रिया छोटा था, बस बड़ा था, लेकिन धीमे धीमे प्रशिया बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को जीतता रहा। ये जो प्रशिया था ये 39 स्टेट का कन्फेडरेशन था। डन है क्या, डन है बोलो, कोई दिक्कत? आप बोले नहीं सर। अब आगे चीजें समझना मेरी बहुत अच्छे से, सुनो, ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है, चलो ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, प्रशिया के लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। किस लिए इंडिपेंडेंस चाहते थे? मतलब यहां पर जो जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको अपना नेशन चाहिए था। ये चीज प्रशिया के लोग राजा के अगेंस्ट चीज बार बार खड़ी करते थे। तो प्रशियन किंग अपनी पावर कभी कम नहीं करना चाहेगा, प्रशियन किंग अपनी पावर कभी भी कम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पावर कम नहीं करना चाहता। तो प्रशियन किंग बार बार अपने लैंडलॉर्ड्स के जरिए, अपने लैंड ओनर्स के जरिए, ये जिनको हम जंकर कहते थे, बार बार इसको क्या करता था, दबा देता था। बट प्रशियन किंग अब सोचता है कि क्यों ना हम इनको इनका जर्मन मतलब एक नेशन दे दें जिसमें लोग जर्मन बोलते हो। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं इनको क्या करो, इकट्ठा करो। अब ये करता है इकट्ठा। सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रियन एम्पायर की हेल्प लेते हैं। हेल्प लेते हैं, क्यों हेल्प लेंगे बताऊंगा आपको। इनका जो मिनिस्टर था ना, जिसका नाम था बिस्मार्क, बहुत चालाक व्यक्ति था। बिस्मार्क ऑस्ट्रियन एम्पायर की हेल्प से यहां पर होल्स्टीन और सेल्सविग नाम के जो 2 क्षेत्र थे जहां पर जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग थे, इसको कैप्चर करता है। समझ में आता है? अब इसको कैप्चर करने के बाद जर्मन भाषा के लोग यहां जुड़ गए। जब इनसे जुड़े तो इनकी मदद से जब ये ज्यादा पावरफुल हो गए तो इन्होंने किसको हराया, ऑस्ट्रियन एम्पायर को। और ऑस्ट्रियन एम्पायर को हराने के बाद अब सुनो क्या हुआ, अब बहुत बड़ी कहानी है। यहां पर क्या है कि जो इनका राजा था विलियम, वो एक लेटर भेजता है बिस्मार्क को, वो भेजता है फ्रांस के, मतलब उसमें होता कुछ नहीं, वो लेटर लिखता है। उस लेटर को इस तरीके से प्रिटेंड करता है कौन, बिस्मार्क, कि जो इनका राजा है उसने फ्रांस के बारे में कुछ बोला। ये जो लेटर है, जब फ्रांस इसको पब्लिश कर दिया जाता है और फ्रांस तक ये खबर जब पहुंचती है तो फ्रांस क्या करता है, अटैक करता है। किसके ऊपर बेटा, फ्रांस किसके ऊपर अटैक करता है, प्रशिया के ऊपर। क्यों ये अटैक क्यों करवाया गया, ये इसलिए कराया गया क्योंकि यहां पर एक स्टेट दिखाई देता है आपको, बवेरिया नाम का। ये देखो फ्रांस इधर है, ये बवेरिया दिख रहा है, बवेरिया बीच में है। अब बवेरिया को डरता मैं किधर जाऊं, क्योंकि जब इधर से अटैक होगा, फ्रांस अटैक करेगा जर्मनी के ऊपर, तो ये तो बीच में पिसेगा। ये चीज सुन करके बवेरिया फ्रांस के पास ना जाकर के किसके पास आ जाता है, प्रशिया के पास आ जाता है। अब प्रशिया का जो एम्पायर है वो कितना बड़ा हो गया, यहां से ये जुड़ा, यहां से ये जुड़ा, यहां से ये जुड़ा, तीनों कंबाइन हो गए और किसको हराते हैं, फ्रांस को हराते हैं। फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस उनके पास, फ्रांस को वो कैप्चर नहीं करते हैं। फ्रांस को हराने के बाद
फ्रांस में ये चीज वो डिक्लेरेशन देते हैं कि यहाँ का मतलब इस एरिया का राजा कौन है, आपका कौन है, बोलो कौन है, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, केसर विलियम। ठीक है जी, केसर विलियम की अनाउंसमेंट कहां जाके हो रही है, फ्रांस में जाके हो रही है। क्यों? क्योंकि आखिरी लड़ाई किससे लड़ी है, फ्रांस से। समझ में आया? तो ये देखो फ्रांस की पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं वर्सलीज। समझ में आया? किसी ने कभी सोचा कि यार इसकी डिक्लेरेशन वर्सलीज में क्यों हो रही है? वर्सलीज कहां है? फ्रांस में है। जर्मन यूनिफिकेशन में किंग की डिक्लेरेशन वहां क्यों हो रही है, यहां क्यों हो रही है, फ्रांस में क्यों हो रही है? तो ये पूरी कहानी थी, बहुत जल्दी बताई, डिटेल में कभी एग्जाम दे के आ जाओ, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर है पूरी कहानी? डन है। अब इसमें चालाकी किसकी थी? चालाकी किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसीलिए जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्चर भी उसे बोला जाता है, क्योंकि सारी की सारी कहानी उसकी, सारा का सारा गेम उसका है। सरकार भले किसकी हो, सरकार को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो उसका ब्यूरोक्रेट कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। डन है क्या? पूरी कहानी क्लियर है। अब उसका रोल क्या है, लिख दो कि डिप्लोमेसी से पहले ऑस्ट्रिया को साथ मिलाया, इस एरिया को कैप्चर करा, होलिस्टीन और सेल्सबर्ग को, देन उसके बाद फ्रांस को हराया, ये उसका रोल है। डन है क्या? पूरी दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए, तो ये आपको 1848 में स्टार्ट हुआ, जिसको वो अपने जंकर्स के साथ मिलकर के क्या करता था, दबा देता था। ये वॉर चला है पहले ऑस्ट्रिया के साथ, फिर डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। डेनमार्क का मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये डेनमार्क से एरिया लेना ही वाला, ठीक है जी, डेनमार्क से हुआ। देन उसके बाद 1871 के अंदर वर्सलीज के अंदर डिक्लेरेशन होती है कि प्रशिया का राजा कौन है, केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है जी, समझ में आता है? और इस वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या होता है, खत्म होता है। डन है क्या? पूरी तरीके से क्लियर है? पक्की बात है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये ऑटोमन बिस्मार्क का रोल, ठीक है, उसको आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, है ना, आर्किटेक्चर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है जी, याद रखिएगा ये, ठीक है जी। प्रशियन किंग यहाँ पर आपका विलियम फर्स्ट। डन है बच्चों? डन है क्या? कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, उसका रोल आपको लिख के आना है। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इटालियन यूनिफिकेशन समझते हैं, इसको भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। बस एक चीज याद रख लो कि यहाँ पर 2-4 लोग हैं, जैसे आपका विक्टर इमानुअल सेकंड। देखो विक्टर इमानुअल, वहां पर क्या था, विक्टर इमानुअल, ये क्या था बेटा, विलियम फर्स्ट। वो विक्टर इमानुअल है, ये विलियम फर्स्ट है। विलियम फर्स्ट जर्मनी, विलियम फर्स्ट जर्मनी, ठीक है, विलियम फर्स्ट जर्मनी और विक्टर इमानुअल इटली। कैसे याद रखोगे? इमानुअल ई से और आई से इटली, ई आई याद रख लेना, ठीक है जी, आई से इटली, इमानुअल फर्स्ट। डन है क्या? चलो अब यहाँ पर 2-4 चीज याद रखने, विक्टर इमानुअल याद रखना है आपको, दूसरा याद रखना है यहाँ पर कौन बेटा, बोल फटाफट से, बोल फटाफट से, कौन दूसरा याद रखना है, किसको? गैरीबैल्डी और कैबूर, कैबूर, हाँ, ये 3 चीज याद रखनी। अब सुना मेरी बात ध्यान से, ये स्टार्ट होता, ये चीजें जो स्टार्ट होती हैं, ये स्टार्ट होती है बेटा 1859 में। अब बहुत ध्यान से बनना, सुनो, ये इटली है, ये इटली है, इस पूरे इटली जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसको एक करना है, यूनिफिकेशन करना है। तो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये जो आपको 7 स्टेट दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर पहली चीज ये लोम्बार्डी देखना, वेनेशिया देखना। देखो जो इटली का राजा था वो सार्डिनिया पिडमोंट से रूल करता था, प्रिंसली हाउस है वो। प्रिंसली हाउस का मतलब सार्डिनिया में इटली का राजा है। उसके बाद यहाँ पर लंबार्डी वेनेशिया में ऑस्ट्रियन एम्पायर है। कौन है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। बीच में पेपल स्टेट, पोप के द्वारा रूल है। नीचे 2 किंगडम है, किंगडम ऑफ बोथ सिसिली। समझ में आया? अब बहुत ध्यान समझना, जो इमानुअल फर्स्ट है ना, इमानुअल है ना किंग, इसका जो चीफ मिनिस्टर है, जिसका नाम है ऑटोवन बिस्मार्क, कैबूर, सॉरी बेटा, कैबूर, ठीक है। जो कैबूर है वो बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति है। वो क्या करता है, वो फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन एम्पायर को हटाता है, फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन एम्पायर को यहां से हटाता है। पहली चीज समझ में आ गया। उसके बाद पेपल स्टेट अपने आप मान जाते हैं। तो इसका मतलब इस एरिया को यूनाइट करने में कौन हेल्प कर रहा है? कैबूर कर रहा है। कैबूर डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट फ्रांस की हेल्प लेता है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हटाने के लिए। फिर उधर फ्रांस, क्योंकि वो फ्रांस का ही व्यक्ति था, समझ में आया। लेकिन जो साउथ वाला एरिया है, साउथ वाले एरिया में हेल्प करता है गैरीबाल्डी, ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब गैरीबाल्डी और कैबूर ये दोनों मिलकर के इटली का यूनिफिकेशन करवाते हैं। किंग इमानुअल याद रखिएगा बच्चों। डन है क्या? समझ में आता है? इसका मतलब यूनिफिकेशन करा है हमने, तो यूनिफिकेशन के बाद ये आपको स्टेट दिखाई दे रहा है,
ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा। ये 1858 में था और 1870 के बाद का इटली है। ठीक है जी, आइए इसको समझ लेते हैं बेटा। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, जिसके अंदर सार्डिनिया पिडमोंट जो था इटालियन प्रिंसली हाउस का था। इसको पहले इकट्ठा करने की कोशिश मजीनी ने करी थी। मजीनी जो था ना, बहुत प्यारा व्यक्ति था, बताऊंगा इसके बारे में मजीनी के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या था कि जो कैबूर था चीफ मिनिस्टर, इसने यूनिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा डेमोक्रेट था। यहाँ पर अपनी इसने डिप्लोमेसी से क्या करा, फ्रांस की मदद ली कैबूर ने, और सार्डिनिया पिडमोंट को सक्सीड कराया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हटाने के लिए। ठीक है जी, और 1861 के अंदर विक्टर इमानुएल सेकंड को प्रोक्लेम करा जाता है किंग ऑफ इटली। डन है, किंग ऑफ इटली। याद रखिएगा बच्चों, ये देखो मिनिस्टर का रोल याद रखना है आपको, चीफ मिनिस्टर, ये मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीजें ये याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है बेटा, पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको छोटा सा पढ़ना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, मजीनी के बारे में समझते हैं। जो मजीनी था ये इटालियन रेवोल्यूशनरी था। ठीक है जी, ये इकट्ठा मतलब उसको इंटीग्रेट करना चाहता था इटली को। 1807 में जन्म में पैदा हुआ ये। ठीक है जी, उसके बाद आपको चीजें याद रखनी है कि 24 के साल में इसको जेलों की बात खत्म हो गई, वो फालतू की बातें हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नाम की दो ये क्या देता है, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करता है, ये याद रखनी है। इसने बिस्मार्क की हेल्प भी करी थी जर्मन यूनिफिकेशन में, और आगे चल करके इटली में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये क्या चाहता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। ये चीज याद रखना, ये कहता था कि जो गॉड है वो चाहते हैं कि जो नेशन है, कौन, इटली जो नेशन है वो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड हो, ये यहाँ व्यक्तियों का रूल हो। सो दे कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ छोटा छोटा स्टेट। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल जो इटली है वो एक होल ओवर बॉडी हो, पूरी की पूरी बॉडी हो, वो डिसइंटीग्रेशन से उसका काम नहीं चलेगा। अगर वो पूरा एक साथ होकर के एक कंट्री के अंदर रहता है, एक गवर्नमेंट के अंदर रहता है, तो ज्यादा डेवलप हो पाएगा। ये कहना था किसका बेटा, मजीनी का कहना था। डन है बेटा, डन है क्या, डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक व्यक्ति का रोल रह गया गैरीबाल्डी का, याद रख लेना। गैरीबाल्डी जो था, इसने साउथ को, इसने क्या करा था, साउथ वाले एरिया को, साउथ का मतलब टू सिसिली, साउथ का मतलब ये, साउथ का मतलब ये है ना, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करी थी along with his volunteers, है ना। तो along with the help of his, ठीक है जी, डन है क्या, डन है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये चीजें क्लियर है। ठीक है जी, चलिए हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एक्जिस्टेंस एज नेशन स्टेट, ये चीज याद रखनी है बेटा। अब देखो इसको समझना, बहुत ध्यान समझना। ये रहा आपका ब्रिटेन का केस, ये अलग केस है। यहां पर क्या होगा, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये हो गया, इंग्लैंड और वेल्स आता है। ये पूरा का पूरा मिलकर के इसको क्या बनाया जाता है, ब्रिटेन बोलते हैं इसको। ठीक है जी, जो ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं हम इस क्षेत्र को बोलते हैं। डन है बच्चों, डन है क्या। देखना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखो बेटा। जो ब्रिटेन है ना, यहाँ पर इसको ब्रिटेन कहते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये ना अलग ही कॉन्टिनेंट है। यहाँ देखो तुम, मतलब है कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये पानी से बहुत दूर है। जब पूरे यूरोप में वॉर चलते हैं, तो आपका इंग्लैंड अलग ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, पावरफुल हो रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इसमें भी कौन पावरफुल हुआ, इंग्लैंड पावरफुल हुआ। जैसे इंग्लैंड पावरफुल होता है तो ये अपना प्रभुत्व दिखाने लगता है किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। ये इनका कल्चर अलग है। कल्चर का मतलब ये अपनी लैंग्वेज उसके ऊपर इंपोज करते हैं, ये अपना कल्चर उसके इंपोज करते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड का प्रभुत्व हो जाएगा। क्या यहां पर यूनिफाई करा है, नहीं, यहां पर अपना डोमिनेंस दिखाया है। समझ में आया। तो ये केस स्ट्रेंज क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर पावरफुल जो कंट्री है वो अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर इंपोज कर रही है, किसके ऊपर कर रही है, जो पावरफुल नहीं है। समझ में आ गया, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, आइए बेटा ये चीज आपको समझाऊं। देखो, in Britain the formation of nation state was not the result of the sudden upheaval or revolution, it was the result of long drawn process। ये चीज लिखोगे क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेट में सवाल दिखता है यहाँ से। Before the 18th century there were different ethnic identities, English, Wales, Scot
and the Irish. These groups had their own culture and political tradition. English nation grew steadily in the wealth, importance and power to influence over the other nation of the island. The English Parliament seized the power from monarchy. English Parliament के पास power आ गई, कब आई? 1688 के अंदर. Was instrumental for the establishment of the nation. अब इन्होंने एक एक्ट लेकर आए 1707 में, बिटवीन इंग्लिश स्कॉटलैंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके. यहां पर क्या हुआ कि इंग्लिश लोगों ने स्कॉटलैंड और अदर कंट्री के ऊपर अपना क्या दिखाया? इन्फ्लुएंस दिखाया. यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश किया. समझ में आया कि नहीं? डन है क्या? मेजोरिटेरियनिज्म को क्या करने की कोशिश करी? एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई. क्या बच्चों डन है? क्या बच्चों डन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें चीजें क्लियर है. डन है क्या? क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल आ गया, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल आ गया बच्चों, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल आ गया, तो क्या मेरा बच्चा ये चीज समझ पा रहा है? क्या मेरा बच्चा एक चीज समझ पा रहा है कि सर सबसे पहले इंग्लैंड का केस आएगा, कि सर सबसे पहले इंग्लैंड का केस आएगा सर, उसके बाद आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आएगी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आएगी, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? जर्मन यूनिफिकेशन, सॉरी जर्मन नहीं, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या आएगा? ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके बाद क्या आएगा बच्चों? जर्मन यूनिफिकेशन. उसके बाद क्या आएगा? इटली का यूनिफिकेशन. समझ में आता है कि नहीं? डन है? डन है. ये सीक्वेंस याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा. डन है? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो बताओ, फटाफट से बताओ. अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड वियना ट्रीटी. मुझे बताओ क्या होगा? पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो पहला सबसे पहले पे आएगा, तो ये दोनों हटा दो, ये दोनों हटा दो. पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? बोलो. नेपोलियन इन्वेजन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और वियना ट्रीटी, वियना पीस ट्रीटी. तो इसका मतलब वियना ट्रीटी, यूनिफिकेशन तो सबसे बाद में होगा ना, तो 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद नेपोलियन का इन्वेजन हुआ, उसके बाद वियना ट्रीटी हुई और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ. ठीक है जी, समझ में आ गया? सीक्वेंस क्लियर है क्या? तो ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं बेटा, बताइए. विक्टर इमानुअल, इमानुअल सेकंड मतलब इटली, इटली है ना. तो फर्स्ट का फोर्थ कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? डन है बच्चों, ये चीज बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a part of the United Kingdom of Great Britain? ब्रिटेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? पोलैंड नहीं है बेटा, पोलैंड नहीं है. ठीक है जी. Who among the following was proclaimed as the first emperor जर्मनी में? तो जर्मनी में बोलो फटाफट से. विलियम फर्स्ट. पक्का? पक्का? चलो विलियम फर्स्ट. आगे बढ़ते हैं. आइए, ये कल्चर वाले मैंने बता दिया था बेटा, पढ़ लेना एक बार. प्लीज रीड इट आउट, प्लीज रीड इट आउट, प्लीज रीड इट आउट. ठीक है बेटा? हाँ, लेकिन एक एक चीज बेटा, सुनो 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 सुनो. ये देखो यार, जॉन गॉटफ्राइड का नाम याद रखना. क्लेम दैट जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एंड अमंग पीपल दास वर्ल्ड. ये स्टेटमेंट पे सवाल आ सकता है, ये याद रखना. स्टेटमेंट पे सवाल यहां से पूछ सकता है, बाकी इसको खुद से रीड करना. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों एक दूसरे का कनेक्शन कैसे है? राष्ट्रवाद की भावना और खुद का एरिया प्रोपोगेट करना. सुनो, 19वीं सेंचुरी तक बहुत सारी जो कंट्रीज से उन्होंने पावर कैप्चर करी. अब उनका मानना यह था कि हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर इन 19वीं सेंचुरी. द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वाज नेशनलिस्ट. मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्री ने जब दूसरे एरिया को क्या किया था, कैप्चर करा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों में ये भावना आई कि जो दूसरे मतलब यूरोप की कंट्री ने दूसरे जैसे इंडिया को कैप्चर करा हुआ था. ठीक है, तो यहाँ के लोगों में क्या आई, भावना आई. यहाँ के लोगों में क्या भावना आई? देश के प्रति प्रेम की, देश के प्रति प्रेम दिखाया. और फिर यहाँ पर एक मूवमेंट चलता है जिसको हम कहते हैं एंटी इंपीरियलिज्म. एंटी इंपीरियलिज्म, जो कि हम समझेंगे कहाँ? इंडियन नेशनल मूवमेंट पे. कहा समझेंगे बच्चों?
इंडियन नेशनल मूवमेंट में। समझ में आया? मतलब हम किसका अपोज कर रहे हैं? हम अपोज कर रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट का जो दूसरे देश से आई है, हम उस गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट। ठीक है जी, समझ में आता है बच्चों? समझ में आता है? समझ में आता है? ये देखो, ये डायग्राम जो आपकी कॉपी में दिखा रखा है, देखो इसको जब एनसीईआरटी में रीड करोगे तो यहाँ पर जर्मेनिया जो है वो गार्डिंग द राइन लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है। ये राइन लैंड पे प्रोटेक्शन का सवाल है। ये किस पर सवाल है? फेलियर ऑफ जर्मन रेवोल्यूशन, जो 1848 में रेवोल्यूशन फेल हुआ था उसके ऊपर सवाल है। मतलब ये डायग्राम देख के बता देगा। ये जो लेडी लेटी हुई है जब फॉलन जर्मेनिया, इसका मतलब है कि किसके बारे में बता रही है? फेलियर ऑफ जर्मन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, इन पे सवाल बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, बुक में रीड करो इसे, बुक निकालो, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये मजीनी के बारे में है, ये बिस्मार्क है। ठीक है, ये गैरीबाल्डी है। ये देखो गैरीबाल्डी हेल्पिंग द विक्टर इमानुअल सेकंड ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट टू पुल आउट द टू किंगडम ऑफ सिसिली। ठीक है जी, तो ये इस पे सवाल बनता है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार से। अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा, है ना? ये वाला भी पढ़ के जाना बेटा। ये रोमांटिसिज्म का एग्जांपल है। उसके बाद ये ट्री ऑफ लिबर्टी लग रहा है। ट्री ऑफ लिबर्टी मतलब क्या है? लिबर्टी को एस्टेब्लिश करा गया है कहां पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। ठीक है, इसको पढ़ के जाना उधर से। ठीक है जी, इस पे जुल्वरीन को देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है जुल्वरीन। ठीक है जी, आगे देख, चलो इसी पेज में जाना। चलो बताओ ये क्या बता रही है? Which of the following aspect being signifies this image of Germania as a protector of German Rhine? ठीक है जी, as a protector of Germany या as a protector of German Rhine? German Rhine। ठीक है जी, German Rhine याद रखिएगा बेटा। देखो सवाल पूछेगा तो बताना पड़ेगा, इस बार 16 वाला सवाल आएगा। चलो, ये फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपिया वाला है। यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो लेडी खड़ी है, एक हाथ में आपका मतलब संविधान के ऊपर खड़ी है, संविधान एस्टेब्लिश हुई है, टॉर्च लेके खड़ी है, मतलब रोशनी दिखा रही है, इनलाइटनमेंट के बारे में बता रही है, ऊपर ये कल्पना करी गई है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पढ़ना, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, द प्रिंटेड प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया जो भी चीज लिखी है, रीड करो इसे जरा खुद से, करो यार रीड बेटा। ये तो सिंपल है ना, आपने पूरे साल में ये चीज पढ़ी भी होगी। ठीक है जी, लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर विद द टॉर्च लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर। ठीक है जी, ये यूटोपिया था। यूटोपिया का मतलब हुआ जो कभी आगे जाके पूरा नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं? चलो बेटा, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ते हुए बेटा। डन है क्या? डन है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो बेटा, तो इस यहाँ देखो, बहुत ध्यान समझना, मैं पहले आपको वर्बली मुंह से खड़े होकर बताता हूँ। ठीक है बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर इसमें है। सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो टॉपिक कौन कौन से टॉपिक देख लो पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इंपैक्ट, गांधीयन फेज ऑफ पॉलिटिक्स, रोलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड डिसेंट, मतलब इससे जो लोगों ने अपोज करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन का रोल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस हो जाती है, और लास्ट में रोमांटिसिज्म के रोल भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए बेटा, यहाँ पे 1905 के जो बाद वाला जो फेज है बच्चों, ये फेज है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहा था, जो इंडिया के विलेजेस थे यहाँ पर फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और सेम टाइम पे भारत में ड्रॉट पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें झेलनी पड़ी, बहुत सारी डेथ भी हुई। तो यहाँ इस समय पर लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या थे? बहुत ज्यादा एंग्री थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। समझ में आया? इस गुस्से को जो कहते हैं ना कि जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी इसके बाद इंडिया में आते हैं, और वो इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, जो वो उन्होंने इतने सालों में साउथ अफ्रीका में, लंदन में सीखा था, वो इंडिया में आए। जब वो इंडिया में आते हैं तो स्टार्टिंग में 3 मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले चंपारण बच्चों, सबसे पहले चंपारण, फिर वो जाते हैं खेड़ा, चंपारण और खेड़ा दोनों के दोनों 1917 में है, और फिर वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे आते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण का जो इशू था, ये इशू था प्लांटेशन क्रॉप। खेड़ा का जो इशू था, ये था वहां की किसानों को कंपनसेशन दिलवाने का।
और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो वर्कर्स थे उन पे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था, बहुत घंटे काम करवाया जा रहा था, लेकिन वेजेस कम थे। ये तीनों के बाद जब गांधी की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत बढ़ जाती है तो लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलार्म हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, इसकी अगर पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग इसकी सुनने लगेंगे, लोग इसके साथ चलेंगे। सरकार एक एक्ट लेकर आती है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। जिसका नाम क्या होता है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। अब रॉलेट एक्ट में यह था कि किसी को भी सस्पेंस के बेस पे अरेस्ट करा जाएगा, अरेस्ट करने के बाद उसको जेल कर दी जाएगी। समझ में आया? ये जो जेल होगी, इस एक्ट का बहुत फायदा गवर्नमेंट ने उठाया और बहुत सारे लोगों को क्या करा? अरेस्ट करा, जेल भेज दिया। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसके अपोज करने के लिए भारतीय लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सेम डे जैसे पंजाब के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा था, वैसाखी के दिन यहां पर एक अटैक होता है, क्योंकि पंजाब में लगा होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है आर्मी के द्वारा लगाया जाने वाला लॉ। ठीक है, अब ये जो मार्शल लॉ लगा हुआ था, सब कुछ बंद था। उस दिन जनरल डायर आते हैं, और क्योंकि जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या कहते हैं बच्चों? जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जब जलियांवाला बाग ये हत्याकांड हुआ, जिसको हम पहचानते हैं 13 अप्रैल 1919 वाले दिन से, अब ये जब घटना हुई तो इससे पूरा देश गुस्से में था। जब पूरे देश को पता लगा कि वहां पर जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो बच्चे थे, जो बहुत सारे घर जो थे बेघर हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी फैमिलियां खत्म हो गई पंजाब की। तो इन चीज से जब भारत के लोग गुस्से हुए तो यहां पर गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हुआ नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि आपको स्कूल नहीं जाना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला गया, जजेस को बोला गया, है ना, एडवोकेट्स को ये सब बोला गया कि आपको अपने दफ्तर नहीं जाना है। महिलाओं को बोला गया आपको घर में रहना है। लोगों को बोला गया कि आपको जो ब्रिटिश मेड गुड्स है, मतलब जो कपड़े हैं, जो सामान है, इसको बॉयकॉट करना है। प्रोविजन लिखते चलना कॉपी में, बॉयकॉट करना है। यहां से स्टार्ट होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। बट यहां पर एक इशू आता है खिलाफत का। खिलाफत का मतलब होता है, खलीफा जो होते हैं ये इस्लाम वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट लीडर होते हैं उनके धर्म के। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का ये कहना था कि हम यहाँ पर खलीफा जो खलीफा है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस वजह से अब देखो, वहां पर खलीफा को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है इस्लाम जो मतलब मुस्लिम है इनको एंकर करना। अब यहाँ पर गांधी जी ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने मुस्लिम सेक्शन को इस मूवमेंट में जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विद खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत एज वेल एज यहाँ पर कौन आता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, जो कि अडॉप्ट होता है सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में। तो यहां पर याद रखना, ये अडॉप्ट होता है सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये स्टार्ट हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये स्टार्ट हुआ दिसंबर 1920 में, जहां नागपुर सेशन की बात होती है 1920, याद रखिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, डिफरेंट सेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब डिफरेंट सेक्शंस में पार्टिसिपेशन दिखाते हैं अपना, तो वुमेन, मैन, सारे बच्चे। लेकिन कितनी देर तक ये कॉपरेशन मूवमेंट होता? क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास अच्छे स्कूल थे, ना तो हमारे पास सस्ते कपड़े थे, क्योंकि ब्रिटेन के कपड़े बहुत सस्ते थे, क्योंकि वो फैक्ट्री से बन के आते थे, और हमारे यहाँ की जो खादी क्लॉथ थे वो बहुत महंगे थे। हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां हमारे बच्चे पढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो ये मूवमेंट धीमे धीमे क्या हो गया, इसकी जो पेस थी वो स्लो डाउन हो गई। अब जब ये पेस स्लो डाउन होने लगी, गांधी जी को पता लगा। एक छोटा सा इंसिडेंट 1922 के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा कांड। 1922 में चौरी चौरा कांड का जो मामला था, मतलब यहाँ पर बहुत इंडियंस ने बहुत ब्रिटिश पुलिस वालों को यहाँ पर खत्म कर दिया था। इस मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर चौरी चौरा कांड का नाम लेकर के गांधी जी ने यहाँ पर इंडियंस को पिटने से बचा लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि जब इंडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। स्लो डाउन क्यों लगा? मैंने आपको बताया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, तो लोगों ने दफ्तर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मूवमेंट खत्म हो ही रहा था, गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के साथ इस मूवमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक, चौरी चौरा में कुछ नहीं था, ये गोरखपुर के आसपास एक पुलिस स्टेशन था। वहां पर इंडियंस ने, मतलब इंडिया की जो मॉब थी, इन्होंने ब्रिटिश पुलिस
पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया, जला दिया, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो यहां पर ये चौरी चौरा के बाद ये चीज खत्म हुई। लेकिन ये जो बीच का फेज आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच के फेज में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट ऐसे हुए। पीजेंट मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों किसानों के द्वारा आंदोलन। जैसे अवध के अंदर मूवमेंट हुआ, अवध में जो मूवमेंट था, इसको बाबा रामचंद्र राय जी ने क्या करा, लीडरशिप दी। लेकिन अवध में एक किसान सभा एस्टेब्लिश की गई, जिसको अवध किसान सभा कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इस चीज को फॉर्म करा था जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज रामचंद्र जी ने। ठीक है जी। तो अलग जगह पर क्या हुआ, मूवमेंट हुए। जैसे बारदोली मूवमेंट हुआ, बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ, गुजरात के अंदर हुआ। किसने उसको लीडरशिप दी, वल्लभ भाई पटेल जी ने दी। बारदोली सत्याग्रह कहते हैं, बारदोली मूवमेंट कहते हैं। अवध का अलग हो गया, याद रखिएगा सारी चीजें। अब इस बीच में भारत में हुई डोमिनियन स्टेटस की मांग। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है ब्रिटिश राज के अंडर में स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ब्रिटिश सरकार के अंडर में अपनी सरकार। इस डिमांड को चेक करने के लिए साइमन कमीशन बाहर आता है। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की लीडरशिप में भारत भेजा गया। लेकिन जब ये भारत आया, इसको अपोज मिला। अपोज क्यों मिला? क्योंकि इसके अंदर 7 के 7 ऑफिसर थे, और जो 7 के 7 जो ऑफिसर थे वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर थे। और जब 7 के 7 ब्रिटिशर थे तो इसका अपोज होना मानता था, क्योंकि चोर को ही चोरी का पता लगाने भेजा गया है। तो इसका अपोज हुआ और नारे लगाए गए काले झंडों के ऊपर लिख करके, साइमन वापस जाओ, गो बैक इडियट। उसके बाद आपको इसके फेलियर के बाद स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट है, इसका मतलब है कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल दिए हैं, इसको क्या करना है, अपोज करना है। इसका मतलब ये होता है नॉन कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेट नहीं करना, यहां उसको तोड़ना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो सॉल्ट लॉ बनाया था कि इंडियंस जो है वो सॉल्ट फॉर्म नहीं कर सकते और ये केवल ब्रिटिशर्स करेंगे, इस चीज को ब्रेक डाउन करा, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट लॉ का ब्रेकडाउन, जो कि स्टार्ट होता है डांडी से। कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? डांडी से, याद रखिएगा। डन है क्या? स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाएं बिल्कुल सही है। डन है बच्चों। तो यहां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। लेकिन वार्तालाप के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, पहली होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। पहले में गांधी जी का पार्टिसिपेशन नहीं होता, दूसरे में पार्टिसिपेशन होता है। बट जब दूसरे में पार्टिसिपेशन होता है तो यहां पर अंबेडकर साहब खुद भी पहुंचते हैं, लेकिन वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेके नहीं पहुंचते, वो पहुंचते हैं दलितों का रिप्रेजेंटेशन लेके। इस बात पर जब झड़प होती है और दोनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाता, गांधी इरविन समझौता नहीं हो पाता, तो फिर गांधी जी वापस इंडिया के अंदर आते हैं और फिर दोबारा से एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने सहारा नहीं दिया, इस बार लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि अभी बताऊंगा, आगे लिखा हुआ है सारी चीजें। अब यहां पर स्लो डाउन होता है। सिविल डिसोबीडियंस के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आता है और देश आजाद होता है 1947 में। ये पूरी कहानी है चैप्टर की बेटा, ये पूरी कहानी है, लेकिन लिखा हुआ है सारी चीजें, आगे समझ में आती है। लेकिन इस बीच हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए चले। डन है क्या? मेरा मतलब था इस स्लाइड समझाना कि पूरे चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, क्वेश्चन सारे लिखे हुए बेटा। डन है क्या? डन है बच्चों? ठीक है जी, आइए आगे समझते हैं बेटा। ये देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था, इकोनॉमिक इंपैक्ट और पॉलिटिकल इंपैक्ट। ठीक है, इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे बढ़ाए गए। अब जब खर्चे बढ़ाए गए तो खर्चे कहां से आएंगे? कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करा जाएगा, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये सारे के सारे पैसे कहां से ले जाएंगे? इंडियन से ले जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे वॉर हुए, बहुत सारे जो कॉमन लोग थे ये मरे, और जो विलेजेस थे ना, यहां से सोल्जर को रिक्रूटमेंट, इनकी फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रही थी, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज, जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे उनके बीच में क्या पैदा हो गया? एंगर पैदा हो गया। डन है। ड्रॉट पड़ा, क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर होता है, यहाँ पर ड्रॉट आता है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होती है बेटा। बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर एंगर है। तो ये इन्फ्लुएंस किसका था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, आपको ये याद रखना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट, सॉरी इन्फ्लुएंस कह रहा हूं मैं, सॉरी बेटा, इन्फ्लुएंस नहीं इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो इंपैक्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। डन है क्या बच्चा पार्टी? डन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ, स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, एक्सप्लेन। देखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह हाईलाइटेड द पावर ऑफ ट्रुथ। यहां पर ट्रुथ की पावर के बारे में बताया जाता है, और यहां पर ट्रुथ के सर्च के बारे में, मतलब उसको जानना है। लेकिन याद रखना, आप जब एग्जाम में लिखोगे तो जो आपका
सत्याग्रह का आइडिया है ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ पर बेस है, टॉलरेंस पर बेस है, नॉन वायलेंस पर बेस है और पीसफुल प्रोटेस्ट पर बेस है। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब होता है बिना लड़ाई धड़ाई के प्रोटेस्ट करना। अब जब भी इस पर लिखने को आए कि सत्याग्रह को एक्सप्लेन करो, क्या आएगा बेटा, सत्याग्रह को एक्सप्लेन करो, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट इज नॉट अ फिजिकल फोर्स बट रिक्वायर्ड इंटेंस एक्टिविटी। द आइडिया वाज टू रेजिस्ट इनजस्टिस, न्याय को नहीं सहना है, मतलब अन्याय को नहीं सहना है, विदाउट द यूज ऑफ फोर्स, अन्याय को नहीं सहना है लेकिन फोर्स का यूज नहीं करना है। ठीक है जी। अब यहां पर जब सत्याग्रह हुआ तो पहली बार इंडिया के अंदर चंपारण में हुआ 1917, उसके बाद खेड़ा, मैंने आपको बताई कहानी, उसके बाद अहमदाबाद के अंदर 1918, ये याद रखिएगा। और एज अ रिजल्ट क्या आता है भारत के अंदर, रॉलेट एक्ट आता है। डन है क्या, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी बेटा। डन है, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये चीजें क्लियर है। उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्यों आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो रॉलेट एक्ट, हाउ वाज द रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया? द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। 6 अप्रैल को हड़ताल होती है, रैलीज निकाली जाती हैं और जो रेलवे की वर्कशॉप थी इसमें काम करना बंद हो गया। डन है क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको, इसलिए मैं पहले आपको बोल के कहानी बता दी मैंने सारी। डन है क्या बच्चों, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आगे समझते हैं। अब रॉलेट एक्ट के बारे में बताते हैं आपको, रॉलेट बता दिया मैंने, खिलाफत इश्यू आपको बता दिया था। ठीक है जी, अभी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। लेकिन सवाल क्या आएगा, देखो खिलाफत इश्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया सारा, पूरा खिलाफत इश्यू। इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमन टर्की, मैंने बोला था खलीफा होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी देखा और हिंदू मुस्लिम को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि मेंशन एनी 2 कॉजेस दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया, तो पहला कॉज था बेटा क्या, रॉलेट एक्ट। क्या था बेटा, रॉलेट एक्ट। ठीक है जी, यहां पर लिखा देखो एक्ट 1919 में आया था। ठीक है जी, यहां पर विदाउट ट्रायल के इंप्रिजनमेंट हो रहा था, कितने सालों के लिए बच्चों, 2 सालों के लिए। खिलाफत इश्यू मेंशन कर दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ते हैं, इसके इफेक्ट क्या थे, इफेक्ट समझते हैं। इफेक्ट ये हुआ कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, या सुनो इस पे एक सवाल ये प्रिपेयर करो, प्रोविजन, प्रोविजन क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या प्रोविजन है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। दूसरा, नॉट टू कॉपरेट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू नॉट टू गो स्कूल। ठीक है, तो स्टूडेंट को स्कूल नहीं भेजा गया। ये सारे तीनों की तीनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। डन है क्या बच्चों, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन है बेटा। चलो, अब इंपैक्ट क्या हुआ, जब लोगों ने कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया तो ट्रेड गिरा, और उसके बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना कम हुआ क्योंकि लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, टैक्सेशन पे फर्क पड़ा। तीसरी चीज, जब भारतीय लोग कहां नहीं गए, काम करने ऑफिसेस नहीं गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। समझ में आता है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। डन है, डन है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्यों why did the non-cooperation movement slow down in town and cities? The non-cooperation movement slowed down in the cities for various reasons. कौन कौन से रीजन थे, खादी क्लोथ बहुत महंगे थे, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो कि ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं था, तीसरा था कि स्टूडेंट एंड टीचर्स जो थे अब क्या करते, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव दूसरे स्कूल नहीं थे, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल नहीं थे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। डन है क्या, और धीरे धीरे सबका क्या हो गया, एंथुसियाज्म कम हो गया। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो रही है ना, मैंने इसलिए बोल के पहले आपको समझा दिया था। चलो, लेकिन ये था बच्चों, लेकिन ये था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर लोगों ने जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको अलग अलग लिया। जैसे असम के जो प्लांटर्स थे उनके लिए नॉन कॉपरेशन, उनके लिए स्वदेश का मतलब क्या था, स्वदेशी का मतलब, सॉरी उनके लिए स्वराज्य का मतलब क्या था, स्वराज्य का मतलब था कि उनको फ्रीली फॉरेस्ट में घूमने दिया जाए, फॉरेस्ट में फ्रीली उनको काम करने दिया जाए। तो ये अलग अलग नोशन थे अलग अलग व्यक्ति के, है ना। तो एवरी सिटीजन हैव, मतलब एवरी रीजन हैड डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, है ना। हर किसी का अपना अलग अलग नोशन था स्वराज का। जैसे फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मींट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। जो उनके वहां के किसान थे, वहां के जो लोग थे, वो फ्रीली घूमना चाहते थे, उस क्षेत्र में फ्रीली काम करना चाहते थे। ठीक है जी, तो यहां पर याद रखना
प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन। जो वहां के असम के वर्कर थे, प्लांटेशन वर्कर, उनको यह बोला गया कि आप टी गार्डन नहीं छोड़ के जा सकते विदाउट द परमिशन अंडर द टर्म्स ऑफ द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के जरिए उनको ये बोला गया कि आप बिना परमिशन के इस जो प्लांट्स हैं, टी गार्डन है, इनसे बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब कितने प्रकार की उनके ऊपर क्या लगाई गई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ये याद रखना बेटा। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। जैसे इनको पता लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वो कहां भाग गए, घर भाग गए। इस तरीके से हर व्यक्ति को अलग अलग फील, मतलब अलग अलग नोशन मिलते हैं किसके बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। समझ में आता है बेटा, याद रखिएगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन में बना था। 1927 में ब्रिटेन में बना था ये कमीशन, और ये 1928 में कहां पहुंचता है, भारत पहुंचता है। 1928 में कहां पहुंचता है, भारत, यानी कि इंडिया पहुंचता है। और इंडिया जैसे पहुंचता है तो इसका अपोज होता है। बात आती है अपोज क्यों होता है, बात आती है अपोज क्यों होता है, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर थे, मतलब 7 जितने भी मेंबर थे इसके, वो सारे के सारे कैसे थे, इंग्लिश थे। ठीक है जी, सारे के सारे कैसे थे, इंग्लिश थे, इसलिए इसको क्या करा जाता है, अपोज करा जाता है। डन है बच्चों, डन है क्या, पक्की बात है। चलिए अब बात आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब मुझे सॉल्ट के बारे में बताओ यार, सॉल्ट एक कॉमन चीज है। अगर हम उस देखो सुनो, सॉल्ट को उन्होंने क्यों समझा कि सॉल्ट सबसे पावरफुल चीज है जो यूनाइट कर सकती है पूरे देश में, पूरे देश में, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो यार, वहां से वुमेन आएंगी। क्यों, वुमेन की रसोई में, खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है, हर सेक्शन आया, मुस्लिम हिंदू सब आए। समझ में आता है कि नहीं, महिलाएं भी आई। पहली बार इस मूवमेंट के बाद दिखता है कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, वुमेन का हुआ इस मूवमेंट के बाद। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं। तो महात्मा गांधी सॉ अ पोटेंट सिंबल एट माइट ब्रिंग द कंट्री टुगेदर इन सॉल्ट। ही रोट वाइसराय इरविन on January 31, 1930 outlining 11 demand। ठीक है जी, the most stirring of all was the demand of abolishing the tax, salt tax। salt was something consumed by rich and the poor alike। दोनों लोग खाते हैं यार, कोई टाटा का खाता है, कोई सस्ता वाला खाता है, लेकिन खाता तो है। which one of the most essential item of food। the tax on salt and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared revealed the most oppressive face of British rule। और परिणाम के रूप क्या हुआ, गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, कहां से स्टार्ट करते हैं, अपने 78 वॉलंटियर को साथ में लेके कहां से चलते हैं, साबरमती से डांडी तक। और यहां से स्टार्ट होती है आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या स्टार्ट होती है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। डन है बच्चों, क्लियर है क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर।